हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गाइड में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने चैप्टर फर्स्ट कर लिया था इकोनॉमिक्स का और हमने एक सीरीज़ शुरू की है। मैंने पहले भी बताया था कि एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम पहले इकोनॉमिक्स और बाद में सीक्वेंस वाइज अलग अलग जो हमारे सब सब्जेक्ट है वो सारे करेंगे। तो आज चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिनके थ्रू इनकम अर्न करते हैं और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके थ्रू आप इनकम अर्न करते हो और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो। व्हाट इज़ द सेक्टर? सेक्टर इकोनॉमी का वो हिस्सा होता है जिसमें सेम टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है, मतलब कि एक ही काम को बल्क में किया जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग टाइप से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी को 3 अलग अलग बेसिस पे सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। पहला है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कि एक एम्प्लॉय की क्या कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग सेक्टर को क्लासीफाई किया जाता है। ऑनरशिप, किसकी ऑनरशिप है, कौन उसका ऑनर है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है प्राइमरी सेक्टर। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, और एट्थ और नाइन्थ में दोनों में आपने ये पढ़ा है। प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। जो हमें नेचर से मिलते हैं वो ही प्राइमरी सेक्टर होते हैं। इसको नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। एग्जांपल्स जैसे कि फार्मिंग हो गया, फिशिंग है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, डेयरी है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर से अगर कोई चीज़ मिल गई तो हम उसको आगे प्रोड्यूस करके दूसरे गुड्स बना सकते हैं। फिशिंग भी प्राइमरी सेक्टर है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। माइनिंग के थ्रू आपको ओर्स मिल जाते हैं और उसके थ्रू आप कोई भी मेटल्स वगैरह बना सकते हो। फॉरेस्ट से आपको वुड्स वगैरह मिल जाती है, आपको पल्प मिल जाता है जिसके थ्रू आप पेपर बना सकते हो, रबड़ मिल जाता है। डेयरी के थ्रू आपको मिल्क बेस्ड चीज़ें मिल जाती है जिसके थ्रू आप और भी आगे की चीज़ें बना सकते हो। इससे इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर किसको कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर को ही एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा कि सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है। सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में बदला जाता है, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर से हमने रॉ मटेरियल लिया, फिर उसको चेंज किया, जो चेंज किया गया वो सेकंड स्टेप था, इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। एग्जांपल्स, पहला आ गया फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ में चीज़ें बनाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कोई यूनिट्स लगाई गई है मैन्युफैक्चरिंग की, वो कंस्ट्रक्शन का काम है, ये भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन सेक्टर्स के दूसरे जो नाम हैं उन्हें भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन सा होता है, तो हमें ये बताना है कि सेकेंडरी सेक्टर होता है। इसके बाद टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। टर्शियरी सेक्टर को याद रखने का यही तरीका है कि टर्शियरी को हमें सर्विस से ही लिंक करके रखना है, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टर्शियरी सेक्टर कौन सा होता है, सर्विस सेक्टर होता है। ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ये कभी भी गुड्स प्रोवाइड नहीं करवाता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये एक तरीके की सर्विस ही तो दे रहे हैं। एजुकेशन, आपका टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं। हेल्थ, डॉक्टर क्या करता है, सर्विस ही तो देता है। अगर आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका इलाज करते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं। टूरिज्म, आप कहीं पे घूमने गए हो तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, गाइड मिल गया है, आपको अगर खाना प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये एक तरीके से आपको सर्विस दे रहे हैं। इससे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, इसे भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। कैसे? कि मान लो कि आपको
प्राइमरी सेक्टर का काम करना है। मान लो आपने एग्रीकल्चर का काम करने का सोचा, ठीक है, आपने सोचा कि मैं खेती बाड़ी का काम करूँगा, तो आपने खेती बाड़ी का काम कर लिया, लेकिन आपके पास में जो भी क्रॉप्स है वो आप बेचने का काम कैसे करोगे? आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो आपके पास में पैसे नहीं है, आपने फिर भी एग्रीकल्चर का काम करने का सोचा, तो आपको लोन भी तो लेना पड़ेगा। तो लोन कहाँ से लोगे? बैंक से लोगे। उसके अलावा अगर आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है तो भी आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ से लेकर के आना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस वगैरह है, इंश्योरेंस वगैरह करवाने का काम जो है वो भी कौन करवाता है? बैंक्स वगैरह करवाती है या इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह करवाती है। तो ये भी एक तरीके का सर्विस है। तो ये प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर में के लिए अगर मान लो आपको फैक्ट्री लगानी है तो भी आपको लोन लेना पड़ेगा या इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो ये आपकी सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह सामान भिजवाना या रॉ मटेरियल मंगवाना है, उसके लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है। सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है आज के टाइम पे। सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से सेक्टर्स को हमें देखना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन से होते हैं? इस सेक्टर में गवर्नमेंट रूल्स फॉलो होते हैं और जॉब सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट के जो रूल बनाए हुए होते हैं उन्हें फॉलो किया जाता है और इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। सबसे बढ़िया जो अगर माना जाएगा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं माना जाएगा, ये सिक्योर नहीं होता है। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि फिक्स सैलरी होगी आपकी, पेड लीव होगी, मतलब कि हर साल के डिसाइड किए हुए होते हैं कि आपको कितने सीएल मिलेंगे, मेडिकल लीव्स मिलेगी, ये सारे डिसाइड किए हुए होते हैं। पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, यानी कि हर साल हर महीने आपकी सैलरी से कुछ परसेंटेज कट हो जाएंगे और जब भी आप जॉब छोड़ोगे तब आपको वो जितने भी रुपए कटे होंगे वो एक साथ आपको मिल जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे कि अगर मान लो घर पे कोई आपके बीमार हो गया, अगर आपने वो कार्ड वगैरह कुछ बनवा रखा है तो आपको दवाइयाँ वगैरह फ्री में मिल जाएगी। अगर हम इन शॉर्ट में समझे तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने जॉब करने का सोचा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा। फॉर्म फिल करवाने के बाद में आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी आएगा कि हमने आपको ये जॉब दी है और इस तारीख से आप हमारे यहाँ पे जॉब करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में एक लीगल नोटिस होगा या लीगल आपके पास में रिपोर्ट होगी या लीगल फॉर्म फिल करवाया जाएगा और उसके बाद में आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर होगा। ये भी आपके पास में एक लीगल एविडेंस होगा जिसके थ्रू अगर कभी भी आपको ऐसे लगे कि मुझे जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या मेरे साथ में कोई करप्शन किया गया है या कोई स्कैम किया गया है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तो आपके पास में एक तरीके से सारे एविडेंस होंगे कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। पीएफ मिलना, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना, फिक्स सैलरी होना सबसे बड़ी बात है कि आपकी सैलरी फिक्स रखी जाएगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अगर आपको जॉब से निकाला जाएगा तो कम से कम 1 महीने का आपको पहले नोटिस दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर आपको जॉब देखनी है तो आप देख सकते हैं, और नोटिस दिया जाएगा तो आपके पास में चांसेस रहेंगे कि आप दूसरी जॉब देख सकते हो। अगर आपको वहाँ से निकलना है तो आपको भी 1 महीने पहले नोटिस कम से कम देना होगा कि आपको अगर कोई मेरी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति रखना है तो आप रख सकते हो। तो एक तरीके से लीगली यहाँ पे काम होता है। एग्जांपल्स जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, बैंक्स हो गए, रजिस्टर्ड कंपनीज हो गई, ये सारी जो होती है ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कोई भी लीगल तरीके से काम नहीं होता है। इस सेक्टर में रूल्स फॉलो नहीं होते हैं और जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? लो वेजेस होती है। देखो पहली बात तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से आएंगे, जैसे कि जिनका काम जो है एक तो लीगल तरीके से नहीं हो रहा या नॉर्मली जो लोग काम करते हैं, जैसे कि कोई लेबर का काम कर रहा है, शॉपकीपिंग का काम कर रहा है, बेसिक काम जो किए जा रहे हैं, उसके अंदर आप कोई लीगल फॉर्म तो नहीं फिल करवाओगे कि हाँ मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, दुकान पे मुझे काम करना है, तो भाई मुझे पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऐसे कभी नहीं होता है, आप ऑरली ही बात करते हो किसी से। नो पेड लीव, अगर आपने छुट्टी ली है तो उसके रुपए काटे ही जाएंगे। पीएफ नहीं मिलती है, अनसेफ कंडीशन होती है, मतलब कि आपकी जॉब सिक्योर नहीं होती है।
एग्जांपल्स जैसे कि डेली वेज लेबर्स हो गए, रोज़ाना जो लेबर काम करती है वो, स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले वाले होते हैं वो, स्मॉल शॉपकीपर्स छोटी मोटी दुकानों में काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनका जो काम होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है। उनके पास में कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं होते हैं जो फिल करवाए जाते हैं, या उनकी सैलरी का कोई भी डाटा नहीं होता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि नीड टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, तो हमें इन बातों से पहले जो हमने ये पढ़ा है, इससे ये तो पता चल गया कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, उनके साथ में कभी भी धोखाधड़ी हो सकती है। तो उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ इंश्योर करनी ही चाहिए। मतलब कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी काम कर रहा है तो उसको मिनिमम वेजेस तो देनी ही होगी। गवर्नमेंट हमेशा डिसाइड करती है कि लेबर को कम से कम कितनी वेजेस दी जानी चाहिए। हर एक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है मिनिमम वेजेस को। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स को डिसाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि एक इंसान से हद से ज़्यादा काम करवाया जाएगा तो एक तरीके से उसके राइट्स भी छीने जा रहे हैं। इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। बाई चांस किसी के साथ भी काम के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए आपके पास में इंश्योरेंस होना चाहिए। सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के, ऑनर कौन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेक्टर्स को दो पार्ट में आपके यहाँ पे डिवाइड किया गया है 10th क्लास के अंदर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, इस सेक्टर में एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट के ऑनरशिप में होते हैं। मतलब कि जो भी काम किया जाएगा वो गवर्नमेंट के अंडर ही किया जाएगा। एग्जांपल्स, पोस्ट ऑफिस हो गए, ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। इसका मेन एम क्या होता है? मेन एम पब्लिक वेलफेयर होता है, यानी कि पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने का काम होता है। इसके अंदर प्रॉफिट नहीं देखा जाता है, ये ध्यान रखना। पब्लिक की सुविधा के लिए ये काम किए जाते हैं, इसके अंदर प्रॉफिट को नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, इस सेक्टर में एंटरप्राइजेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज ऑन करती है। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है या कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने सोचा कि हमें एक काम करना है, तो वो भी अपना कोई काम कर सकते हैं और वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा, उसके अंदर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। एग्जांपल्स, टीसीएस है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, प्राइवेट स्कूल्स है या फिर हॉस्पिटल्स है, ये जो सारे सेक्टर्स है ये प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे। मेन एम इनका होता है प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि इनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। ये पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं या लोगों की सुविधा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको कमेंट करके बताने हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के दो दो एग्जांपल्स लिखने हैं आपको। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या अंतर होता है, आपको ये बातें बतानी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनके थ्रू लोग इनकम अर्न करते हैं और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इकोनॉमिक का वो हिस्सा होता है जिसमें सेम टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है, यानी सेम काम होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर तीन तरीके से होते हैं, नेचर के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से और ऑनरशिप के हिसाब से। बाद में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है? तो तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं और टर्शियरी को सर्विस सेक्टर कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है और ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। सेकेंड हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के हिसाब से कितने टाइप की होती है इकोनॉमिक सेक्टर। तो दो टाइप की होती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जो सिक्योर होती है, उसके अंदर आपको पीएफ मिलेगी, फिक्स सैलरी मिलेगी, पेड लीव होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक, रजिस्टर्ड कंपनीज वगैरह। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है, लो वेजेस होते हैं, नो पेड लीव होती है, नो पीएफ होता है, अनसेफ कंडीशन होती है, जैसे कि डेली वेज लेबर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स।
इन लोगों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करे, फिक्स वर्किंग आवर्स डिसाइड करे, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए, ये सारे काम गवर्नमेंट कर सकती है। सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, दो तरीके के आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक जो गवर्नमेंट के अंडर आएगी और प्राइवेट जो किसी इंडिविजुअल के अंडर आएगी। पब्लिक सेक्टर का जो काम होगा वो उसका जो मेन एम होगा वो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना और जनता का ध्यान रखना। प्राइवेट सेक्टर का जो मेन एम होगा वो प्रॉफिट कमाना होता है और पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आज ही जुड़िए NCERT गाइड 007 के साथ में। मैंने कहा था आपसे कि फैब से पहले मैं कोशिश करूँगी कि आपका जितना भी सिलेबस है उसका क्विक रिवीजन करवाया जाए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है उससे पहले आपका पूरा सिलेबस हो जाए। तो आगे और वीडियोस को देखने के लिए आज ही जुड़ें NCERT गाइड 007 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।